बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें हम भारत शासन अधिनियम 1919 के लक्षण या विशेषताएं कर रहे थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें हमने 7 प्रकार की विशेषताएं 7 प्रकार की विशेषताएं करनी थी। आज हम करेंगे 8वीं और उसके आगे की विशेषताएं या लक्षण। विशेषताएं या लक्षण। तो 8वीं विशेषता क्या है? 8वीं विशेषता क्या थी? 1919 के अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 की 8वीं विशेषता क्या बनी या 8वां लक्षण क्या बना? केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण। अब तक केंद्रीयकरण चला आ रहा था। 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण किया गया। इस 1919 के अधिनियम के द्वारा, ये जो 1919 का अधिनियम था, इसके द्वारा केंद्रीयकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय से चरम पर पहुंच चुकी थी। 1919 का जो अधिनियम था, इसके तहत क्या किया गया? केंद्रीयकरण की जो नीति थी, जो लॉर्ड कर्जन के समय से चली आ रही थी और अपने चरम पर थी, उसे समाप्त कर दिया गया। चरम पर पहुंच गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। प्रशासन और राजस्व, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व रेवेन्यू, प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। अब तक केंद्रीयकरण था, अब इनको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर, उन्हें क्या किया? केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर, अब तक वो नियंत्रण में थे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। प्रांतीय जो सरकार थी उनको दे दिया गया। कौन से? प्रशासन और राजस्व के कुछ विषय, प्रशासन और राजस्व के कुछ विषय जो अब तक केंद्रीय सरकार के हाथों में थे, उसे प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। प्रांतों में पहली बार, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार ऋण लेने या कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। ऋण ले सकता था प्रांतीय सरकार, अब ऋण ले सकती थी, और कर भी लगा सकती थी, टैक्स भी लगा सकती थी। कर लगाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके, प्रांत जो थे उसमें आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को ही पूरा किया गया। क्या किया गया? प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके क्या किया गया? विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को ही पूरा किया गया। विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा किया गया। ये था 8वां पॉइंट, 8वां लक्षण या 8वीं विशेषता। अब 9वीं विशेषता क्या है? शक्ति विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय सरकार जो थी, उनके बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। ऐसे विषय जो संपूर्ण भारत के लिए या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, या तो संपूर्ण भारत के लिए या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, ऐसे विषय केंद्र के अधीन रखे गए। ऐसे विषयों को केंद्र ने अपने अधीन रखा, केंद्र के अधीन रखे गए, तथा जो विषय प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे, प्रांतों के अंतर्गत रखे गए। कुछ ऐसे विषय जो भारत से संबंधित थे या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, वो तो केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखे। लेकिन जो ऐसे विषय जो प्रांतीय हितों से संबंधित थे, उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखा गया।
केंद्र के अधिकारों में, केंद्र ने जो अपने पास अधिकार रखे उनमें वैदेशिक मामले, जो केंद्र के पास थे उसमें वैदेशिक मामले, कॉमा लगा दिया ना, सेना, वैदेशिक मामले, सेना, रेल, डाक व तार, आयकर, मुद्राटंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी और फौजदारी कानून रखे गए। केंद्र सरकार ने अपने अधीन क्या क्या रखा? केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखा वैदेशिक विषय, वैदेशिक मामले या वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक व तार, आयकर, मुद्राटंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी और फौजदारी, ये सब कानून केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखे। प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो दिए गए वो थे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, कॉमा लगाते हैं ना, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, अकाल पड़ जाए तो अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया, तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। तो प्रांतीय क्षेत्र में क्या क्या रखे गए? प्रांतीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया। इस प्रकार जो प्रांतीय विषय थे उनका जो प्रशासन था वो प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। प्रशासन और व्यवस्थापन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार शक्ति का विभाजन किया गया, इस प्रकार शक्ति को विभाजित किया गया। केंद्र और प्रांत दोनों में ही विषय रखे गए। केंद्र ने महत्वपूर्ण विषय अपने साथ रखे और जो प्रांतों से संबंध रखते थे उन्हें प्रांतों को दे दिया गया। तो ये शक्ति विभाजन था। और प्रांतीय विषयों पर प्रशासन और व्यवस्थापन दोनों ही प्रांतों को सौंप दिया गया। ये था 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट आता है निर्वाचन तथा मताधिकार। निर्वाचन, इलेक्शन, मताधिकार, निर्वाचन तथा मताधिकार। क्या है निर्वाचन तथा मताधिकार? 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात हुआ। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन का सूत्रपात हुआ और मताधिकार को भी बढ़ावा दिया गया। मताधिकार जो था उसको भी बढ़ावा दिया गया, मताधिकार को भी बढ़ावा दिया गया। नए निर्वाचन नियमों के अनुसार जो नए निर्वाचन नियम लाए गए, नए निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। नए जो निर्वाचन नियम लाए गए उनके अनुसार भारत की जो जनता थी उसको, भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार निर्वाचन और मताधिकार भी 1919 के अधिनियम के तहत आया। नेक्स्ट 11वां पॉइंट आता है नरेश मंडल की स्थापना। ये भी 1919 के अधिनियम में हुई। नरेश मंडल की स्थापना, नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921, 8 फरवरी 1921, 8 फरवरी 1921, 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। कब की गई? एक लाइन का क्वेश्चन है। नरेश मंडल की स्थापना
किस अधिनियम के तहत आई? 1919 के अधिनियम के तहत। नरेश मंडल की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। नरेश मंडल की स्थापना कब हुई? 8 फरवरी 1921 1921 को हुई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, 121। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 121, 121 थी, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि। 109 जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि। 109 अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 12 कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। 121 रखी गई, जिसमें 109 तो वो थे जो महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 वो थे जो कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनका महत्व अधिक नहीं था। इस मंडल का प्रधान वायसराय था। मंडल का प्रधान कौन था? वायसराय था। तथा मंडल एक परामर्शदात्री सभा के समान थी। मंडल क्या था? ये नरेश मंडल क्या था? एक परामर्शदात्री सभा के समान थी, जो परामर्श देती थी, परामर्श देने वाली सभा के समान थी। तो इस प्रकार नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में की गई। इसे इंग्लिश में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसकी संख्या 121 रखी गई। 121 में 109 वो थे जो महत्वपूर्ण रियासतें थीं और 12 वो थे जो कम महत्वपूर्ण रियासतें थीं। इस मंडल का प्रधान कौन होता था? वायसराय होता था। और ये मंडल क्या था? एक परामर्शदात्री सभा के समान था, परामर्श देने वाली सभा के समान था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है संक्रमणकालीन उपाय। संक्रमणकालीन उपाय लास्ट लक्षण या लास्ट विशेषता है, 12वीं विशेषता। संक्रमणकालीन उपाय 1919 के अधिनियम एक प्रयोग और संक्रमणकालीन उपाय था। 1919 का अधिनियम क्या था? 1919 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रयोग और संक्रमणकालीन उपाय था। एक प्रयोग किया ब्रिटिश सरकार ने और ये संक्रमणकालीन उपाय था। लॉर्ड मेस्टन विद्वान हुए। लॉर्ड मेस्टन के अनुसार लॉर्ड मेस्टन ने क्या कहा इस 1919 के अधिनियम के तहत? लॉर्ड मेस्टन ने कहा स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। और लॉर्ड मेस्टन ने क्या कहा इस 1919 के अधिनियम के लिए? संक्रमणकालीन उपाय थे। लॉर्ड मेस्टन ने क्या कहा? स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक एक साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए बाध्य थे। केवल उस समय तक साथ और हाथ मिलाकर चलने के लिए बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख जाए और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। स्वेच्छाचारी शासन और लोकतंत्र तब तक एक साथ चलेंगे, वो बाध्य हैं चलने के लिए एक साथ हाथ मिलाकर, जब तक कि लोकतंत्र क्या नहीं हो जाए? लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले या चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। खुद चलना ना सीख ले या चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। ये थी 12 लक्षण या 12 विशेषताएं जो 1919 के अधिनियम की थी। 12 लक्षण या 12 विशेषताएं, 12 salient features of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
अगली कक्षा में हम करेंगे द्वैध शासन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायरकी, द्वैध शासन प्रणाली डायरकी।